ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, आज का जो हमारा संडे टेस्ट है वो 3 चैप्टर में है। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द सेकेंड वन इज़ हाइड्रोकार्बन एंड द थर्ड वन इज़ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन एंड अल्काइल हैलाइड। चले, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, कौन सा अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक अपने पास नोट कर दे कि रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कर ले और इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो इस कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे अगर आप चेक कर दे तो इसमें अब रेजोनेंस पॉसिबल है। अल्टरनेट, डबल, सिंगल एंड पॉजिटिव, इसमें कंजुगेशन है, और जिसमें भी कंजुगेशन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस इफेक्ट है। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें ना कि ये क्लोरीन यहाँ से चला जाए तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में दोनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को कंपेयर करें तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये मोर रिएक्टिव होगा, इसलिए क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में है हमारे पास 69 नंबर, मेटामेरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल। मेटामेरिज्म आप लोगों के पास उस मॉलिक्यूल में पॉसिबल होगा जिसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन मौजूद हो। इस तरह मॉलिक्यूल में मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी। और जिसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन मौजूद हो तो इस किस्म के फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी। तो अगर हम कीटोन का फार्मूला देखें, यहाँ पे R कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पे R, तो यार फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, इसमें तो मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें ना, अल्कोहल को, तो OH जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप के एक ही साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर हम ईथर को चेक करें तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। और अगर हम ईस्टर को चेक करें तो ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर भी अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो ये भी हमारे पास ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जो एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल में हमारे पास मेटामेरिज्म फिनोमेना पॉसिबल नहीं होगी। चले, 71 नंबर एमसीक्यूज है कि अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे लिखा है ना कि अल्काइल हैलाइड इज नॉट प्रिपेयर फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से कौन सा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर नहीं होता। तो चले, यहाँ पे अगर हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन करेंगे ना, लाइक यहाँ पे मैं एक अल्केन लूंगा RH, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन, और इसका रिएक्शन में हेलोजन के साथ कर रहा हूँ, X2 के साथ कर रहा हूँ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बना रहा है अल्काइल हैलाइड बना रहा है। अच्छा, अल्केन तो ऑलरेडी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्लोरीन को यूज करूं तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड। अगर मैं क्लोरीन को यूज करूं तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड।
अगर मैं ब्रोमीन को यूज करूं तो यहां पे बन जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। और अगर आप आयोडीन को यूज करोगे ना तो अल्केन और आयोडीन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, और अल्केन भी हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो अल्केन जो है अगर आप उसका रिएक्शन आयोडीन के साथ करोगे तो अल्काइल आयोडाइड जो है वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से प्रिपेयर नहीं होता। तो अल्काइल आयोडाइड यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, एक रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड फेंकर-स्टेन रिएक्शन। तो फेंकर-स्टेन रिएक्शन से अल्काइल आयोडाइड को फिर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहां पे अगर आप चेक करें ना तो अल्काइल फ्लोराइड, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो इसको भी हम लेबोरेटरी में इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अल्काइल फ्लोराइड को भी हमारे पास ये एक रिएक्शन से हम प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलें नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आप चेक करें ना तो ये अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड में दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब दोनों में फ़र्क ये है ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके तो 3-4 फैक्टर है, बट फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक फैक्टर बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा, मीन रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगा, या लो टेम्परेचर पे। और एलिमिनेशन रिएक्शन ये हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा, हाई टेम्परेचर पे। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करें ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा, और सब्स्टिट्यूशन में ये ब्रोमीन जाएगा और इसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया OH, तो आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 उस सिचुएशन में बनेगा, या ऑप्शन नंबर C जब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड को चेक करें ना, लेट्स सपोज अल्काइल हैलाइड को, और इसमें आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो अगर मैं एक न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन उसका करवा रहा हूं तो यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये लिविंग ग्रुप कौन सा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो ये बात याद रखिए कि जितना इस लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितना इस लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उतना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्पीड फास्ट होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये लिविंग ग्रुप कब ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर हम लिविंग ग्रुप को देखें तो उस पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी के लिए 2 फैक्टर अपने पास नोट कर दे। लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा लिविंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा। सो द फर्स्ट वन, जिसका साइज बड़ा है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। और ये वाला ट्रेंड हम जो है ग्रुप में अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्लोराइड नेगेटिव, दिस इज लीस्ट स्टेबल देन क्लोराइड नेगेटिव, दिस इज लीस्ट स्टेबल देन ब्रोमाइड नेगेटिव, एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल देन आयोडाइड नेगेटिव, तो आयोडीन नेगेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इसका साइज जो है वो बड़ा है, और जितना साइज बड़ा होगा उतना ही लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी अपने पास नोट कर दे, अगर आप पीरियड वाइज एक्सप्लेन करोगे, ये तो ग्रुप वाइज के लिए है। तो नेक्स्ट फैक्टर है लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कार्बन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये सारे के सारे एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो शेल नंबर जो है वो सब में सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो गुड लिविंग ग्रुप होगा और उतनी ही लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मीन के का यूनिट आप लोगों ने बताना है फॉर SN1 मैकेनिज्म के लिए। जिस तरह SN1 मैकेनिज्म 1 हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर मीन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो हम यूनिट लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस n पर सेकेंड। तो SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट करो तो मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 पर सेकेंड। 1 माइनस 1 0 आ गया, और जिसका भी पावर 0 होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे पर सेकेंड जो है वो यूनिट आ गया है रेट कांस्टेंट फॉर SN1 मैकेनिज्म के लिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू प्रोड्यूस एरोमेटिक कीटोन, कौन सा एरोमेटिक कीटोन बनाएगा? एरोमेटिक कीटोन उसे कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके इस साइड पर भी कार्बन हो और इस साइड पर भी कार्बन हो, दिस इज कॉल्ड कीटोन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ पे एक कार्बन या दोनों साइड पे, अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक साइड पे या दोनों साइड पे अगर बेंजीन रिंग अटैच हो तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन। तो यहाँ पे आपको बताया है कि एरोमेटिक कीटोन किस रिएक्शन से बनेगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से। फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन में हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे एसाइल क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होके ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चेक कर दे, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, और इसको हम एरोमेटिक कीटोन भी कहते हैं। तो एरोमेटिक कीटोन हमारे पास बन रहा है फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से। SN2 रिएक्शन उसमें हमेशा 100% इन्वर्जन होगी। SN1 में इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन भी होती है, उसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, लेकिन SN2 मैकेनिज्म में हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा। सो दैट्स वाई वहाँ पे हमेशा 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होगी। सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो सारे ही अल्काइल ग्रुप है और सब में जो है आप लोगों के पास इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो टर्शी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। चले 2 ब्रोमो प्रोपेन ऑन रिएक्ट विद दिस, यहां पे अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल है और जब न्यूक्लियोफाइल है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट एग्जिबिट, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामेरिज्म उसमें नहीं होगी। मेटामेरिज्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ड्रा करें तो उसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप नहीं होते, उसके फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो जिसके आप दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप नहीं लगाओगे उसमें ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा और उसमें मेटामेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा? तो ये बात याद रखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल बनेगा वो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखें 2 हाइड्रोक्सल बेंजोइक एसिड, तो चले मैं इसका स्ट्रक्चर लगा देता हूँ 2 हाइड्रोक्सल बेंजोइक एसिड, और एक है आप लोगों के पास 4 हाइड्रोक्सल बेंजोइक एसिड। तो ये आपके पास हो गया 4 हाइड्रोक्सल बेंजोइक एसिड। इसमें अब जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन रिलीज कर दे
हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद कंजुगेट बेस बनेगा, उस पे नेगेटिव चार्ज होगा और कंजुगेट बेस में यहां पे जब इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो वो जो OH ग्रुप है उसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर आप यहां से हाइड्रोजन को हटा दें तो हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद उसका OH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से बहुत दूर है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है वो OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड यार एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो कंजुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 2 हाइड्रोक्सल बेंजोइक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, लिखा है कि NO2 ग्रुप को अगर आप बेंजीन के ऊपर अटैच करें तो फिर क्या होगा। NO2 ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। शॉर्टकट नोट कर दे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से कम होगी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज रिजोनेट होगा उस टाइम, क्योंकि बेंजीन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो जब बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज रिजोनेट होगा, और पॉजिटिव चार्ज रिजोनेट हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तब भी बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा और तब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेट होगा। मेटा पे कोई किसी सिचुएशन में चार्ज नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, लिखा है कि अगर NO2 ग्रुप अटैच हो बेंजीन के साथ तो कौन सा चार्ज रेजोनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे रेजोनेट हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। चले, विच वन कैन नॉट अंडरगो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखा है कैन नॉट अंडरगो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो साइक्लो अल्केन में पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे देखें, कार्बन नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन के साथ एक H है और एक नाइट्रोजन के साथ एक जो है वो लोन पेयर होगा। 2 ग्रुप डिफरेंट है, और यहाँ पर भी एक H है और एक CH3 है, 2 ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड में भी पॉसिबल होगा और साइक्लो अल्केन में भी पॉसिबल होगा। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन भी है कि 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो एक इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, एक इसके साथ लोन पेयर है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो सब में पॉसिबल होगा। तो आंसर जो है वो आप लोगों के पास नन आएगा। ओजोनोलिसिस ऑफ 2,5-डाइमिथाइल 3-पेंटीन। चले पहले इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं, हेप्टा। पहले मैं 7 कार्बन ड्रा करूंगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 3 पे आपके पास डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और मैं 3 पे डबल बॉन्ड भी लगाऊंगा। तो जब मैं 3 पे डबल बॉन्ड लगाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है यार, एक 2 पे है और एक जो है वो 5 पे है। अब अगर इसका हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो इसका शॉर्टकट नोट कर दे, प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे लिखना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करे, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और वहाँ पे कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे। और इसके साथ तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो होता है, वो तो हम वैलेंसी के लिए लिखते हैं। यहाँ पर भी जिसमें आप लोगों ने कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे। तो यार अगर आप चेक करें ना, तो
तो ये भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसके एक साइड पे कार्बन है, दूसरे साइड पे तो कार्बन नहीं है। तो इसका जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो आपके पास 2 जो है वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनेंगे। अ कंपाउंड X रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे जब भी आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाटर का रिएक्शन करोगे तो लास्ट में आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा। 2 कार्बन वाले से एल्डिहाइड बनेगा, 3 कार्बन से, 4 कार्बन से, सबसे जो है वो फिर कीटोन बनेगा। तो द ऑप्शन इज अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड का अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो द लास्ट प्रोडक्ट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। चले नेक्स्ट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थोपैरा। कह रहा है कि ऑर्थोपैरा नहीं है। अगर ये बेंजीन पे अटैच हो तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे नहीं करेगा, लेकिन लिखा है बट रिंग डीएक्टिवेटर, तो सही है ना। अगर आप यहाँ पे सोचें नॉट ऑर्थोपैरा, जब ऑर्थोपैरा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ना। तो आपने वो ग्रुप बताना है जो कि मेटा डायरेक्टिंग हो और रिंग डीएक्टिवेटर भी हो। तो अगर आप हेलोजन को चेक करेंगे ना तो यार ये तो ऑर्थोपैरा है, ऑर्थोपैरा है, लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटर है। एक्सेप्शनल केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिंग डीएक्टिवेटर है। लेकिन अगर आप NO2 को देखोगे यार ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और साथ में जो है वो रिंग डीएक्टिवेटर भी है। तो आपको बताया है कि ऑर्थोपैरा ना हो तो ऑर्थोपैरा तो NO2 नहीं होता। तो NO2 ऑर्थोपैरा ग्रुप भी नहीं है, लेकिन ये अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो डीएक्टिवेटर है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए आप यहाँ पे विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड, तो यार अनसैचुरेशन के लिए आप ये तीनों टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नन आएगा। लेकिन अगर ये MCQs में ऐसा लिख लूँ कि अल्कीन और अल्काइन की डिफरेंशिएशन के लिए फिर हमारे पास बायर टेस्ट होगा। अनसैचुरेशन के लिए यहाँ पे तीनों टेस्ट आप यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि टर्मिनल अल्काइन वो एसिडिक होता है, टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा, और वो इसलिए एसिडिक होगा क्योंकि उसमें S कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है, 50% S कैरेक्टर की वजह से वो जो है वो एसिडिक होगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। अब यार अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो टर्मिनल अल्काइन तो एसिडिक होते हैं। फिर यहाँ पे हम एक लिखते हैं कि जितने भी कार्बन आप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने से एसिडिटी कम हो रही है, तो सबसे कम कार्बन यहाँ पे होंगे। दिस वन इज अ मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स। इन बाकियों से इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं इस मॉलिक्यूल का। तो चले पहले मैं पेंटेन ड्रा करूंगा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, और 2 और 3 पे, 2 पे और 3 पे ब्रोमीन है। तो चले मैंने ब्रोमीन ड्रा कर दिया। अब इसकी वैलेंसी अगर आप सेटिस्फाई कर दे तो 3 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। तो यार ये वाला कार्बन दिस इज अ कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन है। आप सोचिए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को अगर आप चेक करें ना तो ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये पूरा का पूरा चौथा ग्रुप हो गया। इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, एक इथाइल ग्रुप, एक ब्रोमीन और एक पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप हो गया। तो 2 कायरल कार्बन है। तो जब 2 कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 पावर n, n यहाँ पे जो है वो कायरल कार्बन शो करेगा, कायरल कार्बन शो करेगा। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है तो 2 पावर 2, आंसर जो है वो 4 आएगा। 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे। अच्छा, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है?
अगर आप चेक करें तो ईथर है ना, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, तो दिस इज अ नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स नहीं है। क्योंकि आइसोमर्स के लिए जो हम पहला कंडीशन पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के लिए, हमारे पास डिफिनीशन यही होगा, अगर हम जो भी आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। तो जब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तब जाके हम आइसोमेरिज्म के फर्दर टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। ये तो सबसे पहला कंडीशन है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब है सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो चले हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ज़रा देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कार्बन तो ये हो गए, 4 कार्बन 5, उसमें 4 कार्बन है यार, इसमें 5 कार्बन है। इसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो ये आप इसमें आइसोमर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो यार यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। Which one exhibit geometrical isomerism? कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो ब्यूटीन में डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, और अगर हम यहाँ पे चेक करें इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और हाँ एक ये पूरा इथाइल ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन इस कार्बन के साथ अब 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि सेम है, तो इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम देखें 2 ब्यूटीन 1 2 ब्यूटीन और 2 3 डाईमीथाइल, यहाँ पे डाईमीथाइल एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे, तो यार डबल बॉन्ड तो है लेकिन डबल बॉन्ड के साथ 2 सेम ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब पॉसिबल है तो वो हमारे पास इसमें 2 ब्यूटीन में पॉसिबल है। 2 ब्यूटीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो यार कार्बन डबल बॉन्ड भी है और उस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन 2 ब्यूटीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन 2 ब्यूटीन। विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो HF जो है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये कम एसिडिक है। अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो यार ये तो sp3 हो गया, 4 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड कम है, ये तो sp2 हो गया, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया है तो ये भी sp3 हो गया। एक लोन पेयर है और 3 जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो चले दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये आप लोगों के पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शियरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला, पहला 2 वाला, फिर 3 वाला और फिर फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उस मॉलिक्यूल में पॉसिबल होगा जहां पे कायरल कार्बन मौजूद हो। कायरल कार्बन का होना जरूरी है, एक कायरल कार्बन का होना जरूरी है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं ना, यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें, ब्यूटाइल, लेकिन सेकेंडरी क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। अब यहाँ पे आप वैलेंसी सेटिस्फाई करें, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो यार ये वाला कार्बन एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप एंड चौथा, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो इसमें कायरल कार्बन मौजूद है और जहाँ पे कायरल कार्बन मौजूद होगा वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट 2 मिथाइल पेंटेन, तो ज़रा आप सोचे पेंट,
5 कार्बन ये हो गए और 2 मिथाइल, 1 मिथाइल, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन है। तो यार ये तो अल्केन है ना, अल्केन। तो अगर 6 कार्बन है तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई n 12 प्लस 2 14 हाइड्रोजन होंगे। हेक्सेन का फार्मूला है, हेक्सेन का। विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है। ये ब्यूटीन है। अच्छा, दिस इज ब्यूटीन। सिस का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि अगर मैं यहां पे सिस लिख दूं 2 सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, और यहां पे मैं ट्रांस 2 ब्यूटीन लिखूं, दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे, ये ट्रांस होगा, दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड पे, ये सिस होगा। तो यहां पे जब मैंने सिस लिख दिया तो अगर आप जरा देखिए, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये दोनों एक ही साइड पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब डायपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, और पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। और अगर आप वहां पे चेक करें तो अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट 0, और जब डायपोल मूवमेंट 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, और नॉन पोलर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होगी। सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो दैट्स व्हाई सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे। 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। चले 4 कार्बन है ना, मैंने 4 कार्बन लिख दिया, और 1,3-ब्यूटाडाइन डबल बॉन्ड, एक कार्बन 1 पे है और एक कार्बन 3 पे है। तो यार यहाँ पर ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। जब भी कंजुगेशन होगा तो कंजुगेशन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। At room temperature, alkyl halide undergo nucleophilic substitution reaction. रूम टेम्परेचर पे अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा, और हाई टेम्परेचर पे फिर एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन करेगा, रूम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, और अगर बेस होगा तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। पॉइंट और द मोस्ट रिएक्टिव, तो अल्काइल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है। अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव। विच इज नॉट अ पेयर ऑफ होमोलोगस, नॉट अ पेयर। होमोलोगस सीरीज में वन मेंबर दूसरे से CH2 ग्रुप के बेस पे डिफरेंट होता है। तो अगर मैं लिखूं मिथानोल एंड इथानोल, तो दिस इज मिथानोल, दिस इज इथानोल। हाँ यार CH2 ग्रुप डिफरेंट है, ये तो होमोलोगस सीरीज है। ये दोबारा मिथानोल इथानोल, ये भी होमोलोगस। प्रोपेन एंड ब्यूटेन C3H8 और ये C4H10, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप का डिफरेंट है। मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन और डाईमिथाइल अमाइन मीन सेकेंडरी मिथाइल की बात हो रही है। तो यार ये CH2 ग्रुप के बेस पे डिफरेंट नहीं है, तो ये आप लोगों के पास होमोलोगस नहीं है। विच पेयर ऑफ द कंपाउंड बिलो स्टीरो आइसोमेरिज्म, कौन सा स्टीरो आइसोमेरिज्म है? तो सिस 2 पेंटीन एंड ट्रांस 2 पेंटीन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। विच वन इज लीनियर ज्योमेट्री, तो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर, और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री लीनियर होगी। ओके, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड
अल्काइल हैलाइड में जब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वहां पे लिखा है कि हेलोजन वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एक्स कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करें, अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ये अल्काइल ग्रुप पे अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल, नया न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और ये X जो है एज अ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो वहां पे हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर, दिस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक कर रहा है अल्काइल ग्रुप पे, ये इस न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अगर इस न्यूक्लियोफाइल से ये स्ट्रॉन्गर नहीं होगा तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन एक्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ E1, E1 में पहला स्टेप सॉल्वोलिसिस, बिल्कुल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वो डिसोसिएट होगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पहला स्टेप डिसोसिएशन है, पहला स्टेप डिसोसिएशन है। इज द सेम एज द SN1 मैकेनिज्म, हाँ बिल्कुल सही है। SN1 में भी पहला स्टेप डिसोसिएशन, E1 में भी पहला स्टेप डिसोसिएशन। यील्ड ऑफ कार्बोकेटाइन, पहले स्टेप में क्या बन रहा है, तो यार कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। और E1 का और SN1 का जो पहला स्टेप है ना, वो आपके पास स्लो स्टेप है, दोनों का पहला स्टेप स्लो स्टेप है, तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के पास सारे ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चले, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखा है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इन 1,2-ब्यूटाडाइन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन नॉर्मल अल्केन। यहां पे अगर आप देखें ना, 1,3-ब्यूटाडाइन, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं, 1,3-ब्यूटाडाइन, तो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन। अब एमसीक्यूज में जो आपको बात की है ना, वो लिखा है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी बात कर रहा है, और एक आप नॉर्मल अल्केन कंसिडर करें, एक आप नॉर्मल अल्केन कंसिडर करें, मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कोई भी इथेन ले ले, प्रोपेन ले ले, ब्यूटेन ले ले, आपकी मर्जी है। तो यार इसका जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन सिंगल बॉन्ड का वो 1.454 एंगस्ट्रॉम होगा या 154 pm होगा। बट यहां पे इसमें रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो जब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन नॉर्मल अल्केन। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो यहां पे जो आपके पास आंसर आएगा, दिस इज शॉर्टर देन नॉर्मल अल्केन। और ये क्यों शॉर्टर होगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। अच्छा, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। तो पहला तो ये एमसीक्यूज नोट कर दे, अल्कोहलिक KOH ये एक बेस है, अगर मैं एक्वस KOH लिखता तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब मैंने अल्कोहलिक KOH लिखा तो इट इज अ बेस, और बेस हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कर रहा है, बेस हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा, अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। तो चले मैं यहां पे लिख देता हूं ना, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, मैंने ब्यूटेन लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4, और 2-क्लोरो और 2-मिथाइल,
2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कार्बन की वैलेंसी पूरी करें आप, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं अल्कोहलिक KOH यूज़ करूँ तो यार ये तो बेस है, और अल्कोहलिक KOH जब बेस है तो ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी करेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप को चेक करें ना, जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दिस कार्बन इज अल्फ़ा, और एक हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन मस जाएगा, तो यार ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है। तो अब मसला है कि कौन सा बीटा आप लोगों ने हटाना है। अगर आप थोड़ा सोचें ना, अगर मैं ये बीटा को हटा दूँ तो डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, टर्मिनल पे बन जाएगा। अगर मैं इस बीटा को हटा दूँ, डबल बॉन्ड इधर, वो भी फिर भी टर्मिनल पे बन जाएगा। और अगर मैं इस बीटा को हटा दूँ तो डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनल पे बनेगा, एंड नॉन टर्मिनल वाला मोर स्टेबल होता है, और उस प्रोडक्ट को हम सेटजेप प्रोडक्ट कहता है। तो यहाँ पे ये वाला बीटा इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनल अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप ज़रा चेक करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3 एंड 4। तो ब्यूटीन, लेकिन ब्यूटीन कार्बन डबल बॉन्ड वो 2 कार्बन पे है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन गया। यहाँ से आप लोगों ने बीटा हटाना नहीं है क्योंकि वो टर्मिनल पे बन रहा है, और टर्मिनल वाला जो है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, और हॉफमैन प्रोडक्ट वो लेस स्टेबल होता है देन सेटजेप से। हाँ, एक सिचुएशन में हॉफमैन भी ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए अपनी कंडीशन है। लिखा है कि एन अल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अल्काइल हैलाइड अल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्जन उसकी हो रही है, तो इट इज़ अ एलिमिनेशन रिएक्शन से होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन से होगी। What is the true about SN1? आप लोगों ने SN1 के ट्रू फैक्टर बताने हैं। रेट डिपेंड ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि 1SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ओनली फर्स्ट स्टेप में ओनली अल्काइल हैलाइड यूज़ हो रहा है, अल्काइल हैलाइड की डिसोसिएशन हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म 100% इन्वर्जन, न्यूक्लियोफिलिक कैन बी अटैक फ्रॉम अदर साइड। हाँ, ये भी सही है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, वो तो SN2 में बनेगा, इसमें तो ओनली कार्बोकेटाइन बन रहा है, और इट इज़ अ यूनिमॉलिक्यूलर। हाँ, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हो गए? 1, 4 एंड 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्बन इन ग्रिग्नॉट रिएजन, ग्रिग्नॉट रिएजन RMgX। तो अगर आप कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो मैग्नीशियम की कम है, इस पे नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव। तो अल्काइल ग्रुप इज अ न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव, तो ए और सी दोनों सही है। न्यूक्लियोफाइल का रोल भी प्ले करेगा, और उस टाइम उस पे नेगेटिव चार्ज भी आएगा। द टेस्ट यूज टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए हम ओजोनोलिसिस टेस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे ब्रोमिनेशन और बायर टेस्ट ये ओनली अनसैचुरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, और लोकेशन के लिए हम ओजोनोलिसिस टेस्ट यूज करेंगे। Whether the reaction SN1 or SN2, it does not depend. It does not depend. कह रहा है कि अगर रिएक्शन SN1 हो या SN2 हो, ये स्ट्रेंथ ऑफ बेस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बेस जो है यार वो तो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। तो दैट्स वाई SN1 और SN2 वो बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कर रहा है, क्योंकि अगर आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करोगे, पोलर प्रोटिक, तो एक रिएक्शन होगा, पोलर ए प्रोटिक यूज़ करोगे SN2 होगा। स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर भी होगा, आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करोगे SN2 होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करोगे SN1 होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड पर भी होगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 फेवर करेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 फेवर करेगा।
विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो साइक्लोप्रोपेन, और ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव, और क्यों रिएक्टिव है? ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। विच वन है हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, तो यार डाइपोल मूवमेंट जो है वो हम लिखते हैं Q मल्टीप्लाई R से। तो डाइपोल मूवमेंट का जो आर्डर है वो अल्काइल क्लोराइड का ज़्यादा है अल्काइल फ्लोराइड से, अल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे लास्ट वाला होगा अल्काइल आयोडाइड। एक्सेप्शनल यहाँ पे आ रहा है। यार फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, चार्ज इस पे ज़्यादा होगा, लेकिन उसका साइज कम है तो ये वाली वैल्यू उसमें कम है। हाँ, ब्रोमीन आयोडीन का डिस्टेंस R ज़्यादा है लेकिन उसमें Q वाली वैल्यू कम है। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मूवमेंट बताओगे तो यहाँ पे आंसर बड़ा आएगा 1.87 डिबाई, और यहाँ पे 1.85 डिबाई आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब ये R ग्रुप जो है आप लोगों के पास मीथाइल हो, R ग्रुप आप लोगों के पास मीथाइल हो। विच वन है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो साइक्लो का तो सबसे ज़्यादा होगा, और एन आइसो न्यू पेंटेन, जितने ब्रांचेस ज़्यादा सरफेस एरिया न्यू पेंटेन का कम है उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। हाउ मेनी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर हेप्टेन, हेप्टेन के चेन आइसोमेरिज्म, तो शॉर्टकट n पावर 2 पावर n-4 + 1, n यहाँ पे कार्बन है तो हेप्टेन में 7 कार्बन है तो 7 - 4 + 1, 7 - 4 3 हो गया, +1 ये 8 + 1, द आंसर इज 9। 9 जो है वो आइसोमर्स पॉसिबल है, हेप्टेन में 9 आइसोमर्स पॉसिबल है। हाउ मेनी कायरल कार्बन इन स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ये याद रख के स्ट्रेट चेन की बात की है, तो स्ट्रेट चेन में ओके ये 2 डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है, ये एक्चुअली 4 है। तो स्ट्रेट चेन में 4 कायरल कार्बन होंगे और साइक्लिक चेन में 5 कायरल कार्बन होंगे। स्ट्रेट चेन में 4 कायरल कार्बन होंगे। विच वन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी पहले भी बताया, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का, क्योंकि ट्रांस में पैकिंग क्लोज होती है जिसकी वजह से ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल फॉर प्रोपाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फैमिली के लिए आइसोमर्स के लिए शॉर्टकट याद रखिए 2 पावर n-2, n यहाँ पे प्रोपाइल 3 कार्बन है तो 3 - 2, द आंसर इज 2 पावर 1। 2 जो है वो आइसोमर्स बनेंगे, 1 is 1 propyl chloride and the 2 chloropropane and 1 chloropropane. Ethene and ethane are नन, ये आप इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इथीन और इथेन का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। यहाँ पे C2H4 है और यहाँ पे C2H6 है। क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू प्रोड्यूस मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बिकॉज नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और यार जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेटा पे आएगा क्योंकि मेटा इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो मेटा इलेक्ट्रॉन रिच होगा क्योंकि मेटा पे उस टाइम पॉजिटिव चार्ज रिजोनेट नहीं हो रहा, पॉजिटिव चार्ज रिजोनेट होगा और तो एन पैरा पोजीशन पे, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। एंड विच वन इज इनऑर्गेनिक, तो ग्रेफाइट इनऑर्गेनिक है, डायमंड इनऑर्गेनिक है, बकीबाल ऑर्गेनिक है। तो ग्रेफाइट आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।